सारी चीजें तो आपने जानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार कैसा है, इस बात पे चर्चा करने के लिए, इस बात की जानकारी को बांटने के लिए आपके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किन परिस्थितियों में कैसे हुई और क्यों भारतीय जनता पार्टी किससे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज हम सबके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण लगातार होता है। और अभी आपने देखा होगा कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, चाहे वो मंडल स्तर पर हुई हों, जिला स्तर पर हुई हों, उसमें युवाओं को मौका दिया है। बहुत से युवा भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित होकर के जुड़ रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन के उभरा है। और इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग युवा जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप सब इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम बर्तन में खाना खाते हैं और उसके बाद बर्तन को मांजना पड़ता है, प्रतिदिन मांजना पड़ता है, तभी हम दूसरे दिन खाना खाते हैं। तो ये हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम सब कितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन लगातार हमें मर्जर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव में निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण है कि आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, एक लकड़हारा था जो अपनी लकड़ी काट के लाता था, तो प्रतिदिन जो है वो 5 गट्ठे लकड़ी काट के लाता था। एक दिन गया तो 3 गट्ठे लाया, फिर 4 गट्ठे लाया, फिर 5 गट्ठे लाया, फिर उसके बाद जब आया तो उसके बाद वो 4 गट्ठे लेकर के आया, एक दिन फिर 3 गट्ठे लेके आया, फिर 2 गट्ठे लेके आया, तो लकड़ी कम होती गई। तो जब उससे पूछा भाई क्यों लकड़ी क्यों कम हो गई, तो बोला मेरी कुल्हाड़ी की धार कम हो गई, मैं काम तो उतने घंटे करता हूं लेकिन उतना उत्पादन लकड़ी का नहीं कर पाता हूं, लकड़ी नहीं काट पाता हूं, इसलिए लकड़ी कम होती जा रही है। तो जिस समय वो घर आता था तो उसने अपने कुल्हाड़ी पर धार करना शुरू किया, तो उसके बाद उसकी काम करने की क्षमता निरंतर बढ़ती गई। तो यही हमारे प्रशिक्षण का हिस्सा है कि हमारे तलवार की धार, कुल्हाड़ी की धार इतनी मजबूत होना चाहिए कि जब हम मैदान पर उतरे किसी चुनाव को लड़ने के लिए, तो मजबूती से हम अपनी पार्टी को जिता सकें, क्योंकि जीत के अलावा कोई मंत्र नहीं है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का। कोई सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं होती, किसी काम की नहीं है, सिर्फ जीत और जीत और जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि 5 वर्ष सरकार चली और उसके बाद उसने सारी पृष्ठभूमि तैयार करके सारे सुधार किए, राष्ट्र को मजबूत करने वाले सुधार किए। हमारे मानीषियों ने जो बलिदान किया था उसको सुधार किया, तो कैसे किया, क्यों किया, ये सब सोचने समझने की जरूरत है। आप लोग को मालूम होगा कि अपन जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो लोग अपने ऊपर आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी की लड़ाई में कौन सा काम किया है। उनकी तो कोई दावेदारी नहीं है, किसी प्रकार की बात नहीं है, वो आजादी की लड़ाई में तो कोई हिस्सा नहीं रहा, सिर्फ कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आप सबकी जानकारी में भी होगा, लेकिन फिर भी आपको ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार नागपुर के रहने वाले थे और अपनी पढ़ाई के लिए वो कलकत्ता आए। कलकत्ता में जिस समय आए तो उस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था, 1905-6 का दौर था। और उस बीच में एक जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी का आंदोलन चल रहा था, एक अनुशीलन समिति बनी थी और परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार उस समिति के सदस्य थे और उन्होंने बढ़ चढ़ के आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। 1920 के अधिवेशन में भी, जो कांग्रेस का अधिवेशन में हुआ, उसमें परम पूज्य डॉक्टर साहब की भूमिका थी और कांग्रेस के सदस्य रह करके उन्होंने लगातार आजादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक मिशन था जो कि आजादी काम में सबको जोड़ करके काम करने वाला था। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था कि कौन किस पार्टी का कहां का है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं जिस तरह की, समाज छिन्न भिन्न होता जा रहा था, डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि अगर हमने आजादी ले भी ली तो भी हम अपने जड़ों की तरफ नहीं लौट पाएंगे। देश बिखरा हुआ होगा, छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति के दौर में देश उलझा हुआ होगा। तो ऐसे में हम आजादी को कैसे संभाल पाएंगे, कैसे समेट पाएंगे। तो आजादी के आंदोलन में तो एक अलग सबकी सहभागिता रही, लेकिन विजयादशमी 1925 को उन्होंने मोहित के बाड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी इसलिए क्योंकि समाज में ये कहा जाता था कि हिंदू कब इकट्ठा होता है, तो बोलते थे जब किसी की
अंतिम यात्रा निकलती तो 4 कंधे देने की जरूरत पड़ती है, तो इकट्ठा होते नहीं तो सब अपने अपने राह में चलते हैं, सबके अपने मत पंथ संप्रदाय है, अपनी अपनी सोच है, लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे में देश कैसे, हमारा समाज कैसे एक रह सकता है। और इसका लाभ अंग्रेजों ने भरपूर उठाया। फूट डालो राज करो की नीति में, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुगल, जिस तरह का भारत में आक्रमण हुआ, आक्रांता आए और उन्होंने भारत में शासन किया, तो कहीं ना कहीं समाज में विघटन रहा, उसके कारण ये स्थिति रही। और भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया और करते करते काम का इतना विस्तार हुआ कि महाराष्ट्र में वर्धा, नासिक, जलगांव, मुंबई सब जगह पर इसकी शाखाएं धीरे धीरे बनती गई और पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं लगना शुरू हो गई, जिसमें सूर्य नमस्कार, योगासन, कबड्डी, नियुद्ध के माध्यम से लाठी चलाने की शिक्षा, आत्मरक्षा की शिक्षा, सारी चीज दी जाती थी ताकि अपन परिस्थिति वश अपना हर मुकाबला करने के लिए सक्षम रह सकें। और साथ में राष्ट्र की भावना, देशभक्ति की भावना लोगों को जागृत की जाती थी, जिसके कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर काम करता गया। वर्ष 1936 में भारत में, दुनिया में एक 50% से ज्यादा 50% की आबादी महिलाओं की होती है, तो महिलाओं की भी समाज के निर्माण में भूमिका हो, तो मौसी जी के नेतृत्व में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई, जिसमें महिलाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ करके समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, घर के निर्माण में, परिवार के निर्माण में तो होती है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में भी उनकी सक्रिय भूमिका हो, ऐसी सोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1936 में भी रही। और आज लगभग 1.5 लाख से ज्यादा इसकी महिला सदस्य शाखाएं चलती हैं और पूरे देश भर में महिलाओं के बीच में राष्ट्र सेवक समिति का काम हो रहा है। और 1940 में जब पूज्य केशवराम बलिराम जी हेडगेवार आदि सरल संघचालक जी नहीं रहे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो दायित्व है सरल संघचालक, वो गुरु जी के हाथ में आया, माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी के। और उस समय आजादी का आंदोलन जो चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, और संघ भी अपने स्तर पर हर क्षेत्र में काम कर रहा था, सेवा के कार्य कर रहा था, क्योंकि सेवा के कार्य के लिए संघ को ही जाना जाता था, ऐसा स्वयंसेवी संगठन था। और कार्य के विस्तार की दृष्टि से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की गई, ताकि युवाओं को, विद्यार्थियों को एक दिशा में काम करने का अवसर मिल सके। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा, इसके स्वयंसेवकों द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र की सेवा करने वाला एक ऐसा संगठन है जिसमें गुरु भी सदस्य है और शिष्य भी सदस्य है। एकमात्र विश्व का ऐसा संगठन है जिसमें प्रोफेसर, गुरुजी वगैरह भी हैं और छात्र भी हैं, ताकि सही दिशा में सब लोग मिलकर काम करें। विद्यार्थी क्षेत्र में काम करने वाला संगठन भारत का, विश्व का अद्वितीय संगठन बन चुका है। मजदूरों के बीच में काम करने की जो बात थी, वो सबके मन में आई कि मजदूर सब एक हो, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से दुनिया के मजदूर के लिए काम करने की बात थी कि हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, ये नारा लगाया जाता था। उद्योग चले ना चले, लेकिन मेरे को मजदूरी ज्यादा मिलनी चाहिए, मेरे अधिकार होना चाहिए, इस तरह की सोच के साथ कम्युनिस्ट लोग काम करते थे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने जब भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करी, तो आज विश्व का सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन है, जो ये कहता है कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, इस भावना के साथ काम करता है, ताकि राष्ट्र का भी उद्धार हो और मजदूरों का भी उद्धार हो, उनको उसकी मजदूरी की पूरा पैसा मिले। 1948 में आपको याद होगा, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने करी, तो यह आरोप लगाया जाता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महात्मा गांधी जी की हत्या में शामिल है। और जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उस समय डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने पूरे मामले की जांच करी, पूरी जानकारी एकत्रित करी और उसके बाद इस चीज को महसूस किया कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसी भी प्रकार का हाथ इसमें नहीं है, और उन्होंने संघ पर से प्रतिबंध हटाया और संघ पुनः अपने काम में लगा। तो एक ऐसी बात, और उस समय जब ये दौर चल रहा था, तो संघ के पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, सांस्कृतिक रूप से काम करने का काम संघ करता था, संघ के संगठन सारा काम करते थे। तो जब यहाँ पर पूरे देश में जब संघ पर प्रतिबंध लगाया, तो कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो कि संघ के समर्थन में खड़े होकर के इस बात को कर सके। लेकिन 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, बलराज मधोक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे प्रचारकों को लेकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना करेंगे। और जनसंघ की स्थापना करके उस समय दीपक छाप चुनाव चिन्ह होता था जनसंघ का, आप सबको याद होगा पुराने कार्यकर्ताओं को। लेकिन पूरे देश भर में चुनाव लड़ते थे और इस बात के लिए लड़ते थे कि हम चुनाव तो हारेंगे लेकिन हमारा जनाधार बढ़ेगा। घर से बुला बुला के लोगों को टिकट दी जाती थी। वो एक ऐसा दौर था कि जब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते थे कि आपको जनसंघ के उस पर चुनाव लड़ना है। और उन लोगों के समर्पण, त्याग, तपस्या और बलिदान की वजह से लगातार पार्टी आगे बढ़ी। पहले 3 सीटें लोकसभा में होती थी जनसंघ की, और उसके बाद धीरे धीरे करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस तरह से काम किया, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को एकजुट करने की बात कही थी और देश के आंदोलन के लिए कि अखंड भारत के लिए उन्होंने कश्मीर की दोहरी सदस्यता का मामला उठाया था और उसके बाद उनका बलिदान भी हुआ। तो ये संगठन लगातार काम करते रहे। और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में पहले 2 सांसद आए। जब 84 का चुनाव हुआ उसके बाद बढ़ते बढ़ते 300 से ज्यादा सांसद हुए और दूसरी बार जब लोकसभा के चुनाव हुए, पहली बार 2014 में हम जीते मजबूती से 284 सीटें ला करके, और उसके बाद हमने 300 से ज्यादा सीट लेकर के स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो काम किए, जो हमारा चिंतन था अखंड भारत का, राष्ट्रवाद का, वो लागू किया और प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याण किया। तो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी ने सर्वोदय शिशु मंदिरों के नाम सुने होंगे, ग्रामीण सरस्वती शिशु मंदिर के नाम सुने होंगे, वनवासी एकल विद्यालयों के नाम सुने होंगे, और उन विद्यालयों के माध्यम से आज पूरे देश भर में शिक्षा का काम होता है। क्योंकि जो अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली बनाई थी लाड़ मेकाले के सोच से कि भारत को, भारत के लोगों को भारत के ऊपर गर्व नहीं होना चाहिए, उन्हें अंग्रेजियत के ऊपर गर्व होना चाहिए। उन्होंने काले अंग्रेज पैदा करने के लिए लाड़ मेकाले ने सुझाव दिए थे, उस आधार पर जो शिक्षा पद्धति बनाई थी, उस शिक्षा पद्धति के आधार पर देश के विद्यालय चलते थे। लेकिन अगर बच्चों में संस्कार नहीं होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे तैयार होगी? तो परम पूज्य गुरु जी ने और सबने मिलकर के सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना 1952 में गोरखपुर से करी, और आज विश्व का सबसे बड़ा गैर अनुदान प्राप्त संगठन सरस्वती शिशु मंदिर बन चुका है, जिसमें 1.5 लाख से 35,000 से ज्यादा विद्यालय पूरे देश भर में चल रहे हैं।